बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया को यूक्रेन से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नेटो कंट्रीज़ का हिस्सा बने, और इस वजह से रशिया ने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर लगा दी है। ना सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर लगा दी है, बल्कि रशिया की एक बहुत बड़ी आर्मी बेलारूस के अंदर मौजूद है, जहां से वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। और उसके अलावा रशिया की एक बहुत बड़ी आर्मी क्राइमिया के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है। आज हम देखेंगे कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है वो किस किस्म का है, क्योंकि डेफिनेटली अगर यूक्रेन रशियन असॉल्ट को रोकना है तो उसको अपनी एयरफोर्स को भी हरकत में लेके आना पड़ेगा। क्या यूक्रेन की एयरफोर्स इस काबिल है कि वो रशियन असॉल्ट को रोक सके? जब हम एयर डिफेंस की बात करते हैं तो एयर डिफेंस के अंदर सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं आते, बल्कि उसके अंदर आपके फाइटर जेट्स भी शामिल होते हैं, आपके रेडार्स भी शामिल होते हैं, आपके पास किस किस्म के मिसाइल्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आज हम यूक्रेन की एयरफोर्स की इन तमाम बातों के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया के ऊपर कब्जा किया तो उसके बाद से यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मंसूबों का आगाज किया। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हुआ है। सोवियत ईरा के इक्विपमेंट्स उसके पास मौजूद हैं और सारे के सारे कम से कम 30-30 साल पुराने हैं। यूक्रेन के पास इक्विपमेंट तो बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। और यूक्रेन ने अपने की एरियाज़ के दिफा के लिए मुख्तलिफ डिफेंसिव बेल्ट्स बनाई हुई हैं। लेकिन फिर वही बात कि ये सारी के सारा इक्विपमेंट जो है ये या तो 1970 के अंदर बनाया गया था या 1980 के अंदर बनाया गया था। यूक्रेन के पास मीडियम से लेकर लॉन्ग रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं, और इसके अलावा यूक्रेन के पास वैरायटी ऑफ अर्ली वार्निंग रेडार्स मौजूद हैं, जिनसे वो अपने एरिया की सर्वेलेंस करता है। और ये सारे के सारे रेडार्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं वाया एक ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के। यूक्रेन के फाइटर्स का जो मेन काम है वो है एयर पुलिसिंग करना, वहां पे एयर पुलिसिंग करना और उन टारगेट्स को निशाना बनाना जो टारगेट यूक्रेन के ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से दूर होते हैं। यानी कि डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं, लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल की अपनी एक रेंज होती है, और यूक्रेन एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को उन जगहों पे प्लेस किया जाता है जहां पे आपकी की सिटीज होती हैं, जहां पे आपकी की इंस्टॉलेशंस होती हैं, जहां पे आपकी मिलिट्री की कंसंट्रेशन होती है। और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की एक इफेक्टिव रेंज होती है। इफेक्टिव रेंज के बाद अगर आपने किसी भी दुश्मन को कन्फ्रंट करना है तो उसके लिए आपके पास इंटरसेप्टर्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं। तो यूक्रेन के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनका काम यह है कि जहां पे उनके ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम की जो है वो रेंज खत्म होती है, उसके आगे जाके तो उन्होंने अपने दुश्मन को जो है वो कॉन्फ्रंट करना है। अभी यूक्रेन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं। यूक्रेन चाहता तो ये है कि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर शामिल हो, नेटो कंट्रीज के अंदर जो है वो शामिल हो, लेकिन नेटो कंट्रीज का एक मामला होता है कि नेटो की जो कंट्रीज हैं उनका जो इक्विपमेंट है वो ऑलमोस्ट एक लेवल का होता है। नेटो जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट एक ही किस्म का असला जो है वो यूज करती हैं ताकि इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इनके दरमियान में रहे। लेकिन यूक्रेन के पास इस वक्त जितनी भी एयरफोर्स है या उसका जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारे का सारा सोवियत ईरा का है, और यूक्रेन के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि वो नेटो स्टैंडर्ड का असला जो है वो परचेज कर सके। लेकिन ख्वाहिश उसकी यही है कि वो नेटो के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। अगर हम बात करें कि यूक्रेन की एयरफोर्स के पास कौन कौन से जहाज हैं, तो यूक्रेन की एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 किस्म के जहाज हैं: MiG-29, Su-27, Su-24 और Su-25। लेकिन आज हम Su-24 और Su-25 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं। और ये जो Su-24 और Su-25 जहाज हैं ये बेसिकली ग्राउंड अटैक वाले जहाज हैं। इस वजह से हम उनके सिर्फ फाइटर जेट्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि MiG-29 और Su-27 है। MiG-29 और Su-27 दोनों बड़े ज़बरदस्त जहाज हैं। यूक्रेन अपनी एयरफोर्स के बारे में ये क्लेम करता है कि अगर कोई उनको थ्रेट मिलती है, अगर उनके रेडार्स किसी भी थ्रेट की इंडिकेशन देते हैं, तो हमारी एयरफोर्स 15 मिनट के अंदर जो है वो एयरबोर्न हो जाती है। और इन दोनों जहाज़ों के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगे हुए हैं, और इन जहाज़ों के अंदर एक 30 mm की ऑटो कैनन गन्स भी लगी हुई हैं। अगर रेडार्स की बात की जाए तो इस वक्त यूक्रेन अपने मुल्क के अंदर 2 किस्म के 3D रेडार्स जो है वो बनाता है, जिनके नाम बड़े अजीब से हैं, 36D6 और 36D6M। इसके अलावा यूक्रेन के पास NPO इस्करार 76K6 पेलिकन रेडार्स भी मौजूद हैं। इन रेडार्स की जो रेंज है वो तकरीबन 220 किलोमीटर है, लेकिन ये जो 220 किलोमीटर वाली रेंज है ये सिर्फ हाई एल्टीट्यूड फाइटर टाइप्स को टारगेट्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। अगर कोई टारगेट जो है वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहा है तो फिर इस रेडार की रेंज 220 किलोमीटर
किलोमीटर नहीं है। अगर एयर टू एयर मिसाइल्स की बात की जाए तो यूक्रेन की इन्वेंट्री के अंदर R-73 यानी कि AA-11 आर्चर मिसाइल जो हैं वो उनकी इन्वेंट्री में शामिल हैं और ये दोनों MiG-29 और Su-27 के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं। BVR डोमेन के अंदर यूक्रेन के पास R-27 मिसाइल्स मौजूद हैं और एक सॉटी के अंदर यूक्रेनियन फ्लैंकर 4 R-27 मिसाइल्स और 2 R-73 मिसाइल्स लेके जा सकता है, यानी कि एक सॉटी के अंदर टोटल 4 BVR और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स यूक्रेनियन फ्लैंकर्स लेके जा सकते हैं। यूक्रेन के पास इस वक्त तकरीबन 70 के करीब MiG-29 जहाज मौजूद हैं जो कि सारे के सारे 30 साल पुराने हो चुके हुए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनको यूक्रेन ने सिर्फ कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो है वो स्टोरेज में रखा हुआ है। ये सारे 70 के 70 जो है वो फ्लाईएबल हालत के अंदर नहीं आपको मिलेंगे। तकरीबन 40 के करीब MiG-29 जो है वो यूक्रेन ने फ्लाईएबल हालत के अंदर रखे हुए हैं। बाकी 30 जो है उन्होंने कैनिबलाइजेशन के लिए जो है उनको स्टोरेज में रखा हुआ है। Su-27 की बात कर ली जाए तो इस वक्त यूक्रेन के पास तकरीबन 50 के करीब Su-27 जहाज जो है वो मौजूद हैं। ये भी तकरीबन 30 साल पुराने जहाज हैं। अर्ली मॉडल्स जो थे Su-27 के उनके अंदर इनका शुमार होता है और इनके सर्विसबिलिटी रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा लो है और इन 50 Su-27 जहाज़ों के अंदर से सिर्फ 25 ऐसे जहाज़ हैं जो कि फ्लाईएबल हालत के अंदर है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो यूक्रेन की एयरफोर्स जो है उसके बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं एज़ कम्पेयर टू रशियन एयरफोर्स। फिर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जहाज़ जो आपके पास फ्लाईएबल हालत के अंदर मौजूद है, इनको चलाने के लिए आपके पास जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है। तो पायलट्स की ट्रेनिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक फिगर हमें 2017 से मिलता है जिसके मुताबिक यूक्रेन के एक पायलट को तकरीबन 50 घंटे जो थे वो मिलते थे एक साल के अंदर के वो अपने जहाज़ के ऊपर ट्रेनिंग करे। यानी कि यूक्रेन के पायलट्स के पास तकरीबन 50 एवरेज फ्लाइट आवर्स जो थे वो मौजूद थे और ये एक साल के अंदर थे। लेकिन 2018 के अंदर ये जो फ्लाइंग आवर्स जो थे ये गिर के 39 आवर्स के ऊपर हो गए। यानी कि एक यूक्रेनियन पायलट पूरे साल के अंदर सिर्फ 40 घंटे जो है वो अपने जहाज को उड़ाता था। और उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न थी यूक्रेन का जो डिफेंस बजट था वो ये इजाज़त नहीं देता था कि उसके पायलट्स जो है वो ज़्यादा देर तक कॉकपिट के अंदर रहते हुए जो है वो जहाज़ उड़ा सके। देखिए, एक पायलट जितनी ज़्यादा देर जहाज़ के अंदर रहेगा, जहाज को उड़ाएगा, उसकी उतनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी। आप इस चीज को साइड पे रख दें, इक्विपमेंट की जो क्वालिटी है वो जिस तरह की भी है, लेकिन अगर पायलट उस इक्विपमेंट को भी अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो इक्विपमेंट भी किसी काम का नहीं है। तो पायलट्स की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यूक्रेन के पास इतना ज्यादा डिफेंस बजट नहीं है कि वो अपने पायलट्स को जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है ना वो ज्यादा देर तक ट्रेन कर सके। इस वजह से उसकी जो ये पायलट की पर आवर ट्रेनिंग रेट था ना वो गिरता जा रहा था। तो ये भी चीज़ें अगर हम मद्देनजर रखें तो यूक्रेन की एयरफोर्स के जो हालात हैं वो को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये MiG-29 और Su-27 जहाज जो है ये तकरीबन 30 साल पुराने हैं। तो क्या इन 30 सालों के अंदर यूक्रेन ने अपने इन जहाज़ों को कभी भी जो है वो अपग्रेड नहीं किया? यूक्रेन ने इन जहाज़ों को अपग्रेड किया, लेकिन सिर्फ इनके रेडार्स जो है उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया और इनके नेविगेशन सिस्टम्स को जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया। प्लस यूक्रेन ने इन जहाज़ों के अंदर थोड़ी सी ऐसी मॉडिफिकेशंस की ताकि ये जहाज़ जो है ये ग्राउंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकें और ख़ास तौर पे टीवी गाइडेड बॉम्ब जो है उनको लॉन्च कर सकें। फिर यूक्रेन ने 2019 के अंदर इजराइल से रब्ता किया। इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट। 2019 के अंदर यूक्रेन ने इजराइल की एल्बिट कंपनी से कहा कि आप हमारे 11 MiG-29 जहाज़ों को अपग्रेड करें, लेकिन 2022 तक उस बातचीत का कोई भी रिजल्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। और इसकी एक मेन रीज़न यही हो सकती है कि एक जहाज़ को अपग्रेड करने के लिए आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए और आई डोंट थिंक कि यूक्रेन का डिफेंस बजट जो है वो इस तरह की इजाज़त देता है कि वो इसराइल से एक महंगा अपग्रेड जो है वो इन जहाज़ों के अंदर करवाए। यूक्रेन ने अपने Su-27 जहाज़ों के रेडार्स को भी जो है वो मॉडर्नाइज किया और इन जहाज़ों के रेडार्स की रेंज जो है वो तकरीबन 30% उन्होंने इंक्रीज़ करवा ली। और यूक्रेन के Su-27 जहाज़ों के अंदर जो इस वक्त रेडार्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको उन्होंने मजीद जैम रेजिस्टेंट बना दिया। यानी कि जो ओरिजिनल रेडार्स Su-27 के अंदर मौजूद थे, आज के यूक्रेन के जहाज़ों के अंदर जो रेडार्स मौजूद हैं वो उनसे ज़्यादा जैम रेजिस्टेंट हैं। अब अगर हम बात कर लें यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर, तो सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर यूक्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुद कफील है और यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल करता है। कुछ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं जो कि इस वक्त यूक्रेन की आर्मी के साथ मिलकर जो है वो कम्बिनेशन बनाती हैं, जो कि यूक्रेन की आर्मी को एनिमी क्लोज एयर सपोर्ट से प्रोटेक्शन देते हैं। उसके अलावा यूक्रेन के पास कुछ S-300 किस्म के भी जो है ना वो लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के मिसाइल्स शामिल हैं। इस वक्त यूक्रेन के पास तकरीबन 250 के करीब S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। 89 के करीब 2K-12 कब सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं। 72 के करीब 9K-37 बक मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं।
और 100 के करीब 9 के 330 टॉर मिसाइल्स मौजूद हैं। अब ये वाले मिसाइल जो हैं ये शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं और उसके अलावा 8 उनके पास S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद हैं। इन सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर जो सबसे बेस्ट समझा जाता है वो है S-300 और इन तमाम सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को यूक्रेन ने अपने मुल्क के अंदर जो है वो जगह जगह फैलाया हुआ है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल यूक्रेन की इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन करते हैं, की सिटीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल जितने भी अच्छे हैं, 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया के ऊपर हमला किया था और क्राइमिया को जो है वो अनेक्स कर लिया था, उसके बाद डॉनबास के अंदर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है ना वो झड़पें होती रही थी और इन झड़पों के अंदर रशिया ने यूक्रेन के 5 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो थे उनको तबाह कर दिया था और उस वक्त फुल स्केल वॉर नहीं हुई थी और रशिया ने 5 सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज जो थी वो यूक्रेन की उड़ा के रख दी थी। तो अब अगर एक फुल स्केल वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ओवरवेल में आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उसके रेडार्स, उसके पायलट्स की ट्रेनिंग, उसके जहाज़, उसके मिसाइल सिस्टम्स, उसके सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।